नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 6 बजे के विशेष कार्यक्रम रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़े एक ऐसे मामले की जहां पर पूरे देश को शाहीन बनाने यानी शाहीन बाग बनाने की धमकी दे डाली गई है। अब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB के नेताओं का विरोध अब तेज होता जा रहा है। इसके खिलाफ सभाएं और विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की तैयारियां की जा रही हैं। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने जानकारी दी कि होली और संसद की छुट्टी के कारण पहले से प्रस्तावित धरना अब 17 मार्च को आयोजित किया जाएगा। जब उनसे शाहीन बाग की तर्ज पर लंबे समय तक धरना देने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अगर ये बिल पारित हो जाता है तो हम देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे, जैसे किसानों ने अपने हक के लिए किया था। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया था, उसी तरह हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के तरीकों पर पूछे गए सवाल पर सैयद कासिम रसूल इलियास ने स्पष्ट किया, हम लोकतांत्रिक विरोध के सभी रास्ते अपनाएंगे। शाहीन बाग का उदाहरण बार बार क्यों दिया जाता है? हम कह रहे हैं कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे किसान आंदोलन की तर्ज पर। इसके स्वरूप पर विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि वक्फ की हिमायती रही कांग्रेस और सपा इसे शांतिपूर्ण बता रही हैं, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। आज इसी पर करेंगे खुलकर चर्चा, लेकिन उससे पहले मामले की गंभीरता को समझिए, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। AIMPLB की हिम्मत देखिए, खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो देश को फिर से शाहीन बाग बना देंगे। मतलब फिर से सड़कों पर कब्जा, फिर से अराजकता, फिर से दंगे, फिर से देश जलाने की तैयारी। याद करिए, शाहीन बाग का असली मकसद क्या था? सरकार को ब्लैकमेल करो, सड़कें जाम करो, लोगों को परेशान करो और कट्टरपंथी एजेंडा चलाओ। अब उसी नापाक प्लान को दोहराने की कोशिश हो रही है। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध अब खतरनाक मोड़ ले चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के नेता अब खुली धमकियों पर उतर आए हैं। हमारा मानना यह है कि हमने जितनी बातें रखी है पब्लिक डोमेन में, हुकूमत के सामने, JPC के सामने, अपोजिशन पार्टी के सामने और रूलिंग पार्टी के सामने, हम समझते हैं कि गुड सेंस विल प्रिवेल। हुकूमत समझेगी और ये संशोधन वापस लिया जाएगा। लेकिन अगर ये संशोधन भी वापस नहीं लिया जाता है और ये पारित हो जाता है, मंजूर हो जाता है पार्लियामेंट में, तो फिर हम इसके खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाएंगे। एक तरफ AIMPLB खुलेआम धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करार दे रहा है। अब सवाल है कि क्या हिंसा फैलाना, सड़कों पर अराजकता मचाना और देश को बंधक बनाना शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? क्या ये एक कट्टरपंथी एजेंडा नहीं, जिसे विपक्षी राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है? किसानों का आंदोलन भी पीसफुल था, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। शाहीन बाग का आंदोलन भी पीसफुल था, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी आंदोलन को कभी कम्युनल बता देते हैं, कभी कुछ और बता देते हैं। भारत सरकार तो ना शाहीन बाग गई उनसे बात करने के लिए और ना भारत सरकार किसानों से बात करने के लिए गई। प्रोटेस्ट करना सबका हक है, लेकिन भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनसे बातचीत करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि जो संशोधन की बात हो रही है वक्फ बिल में, उसका समाजवादी पार्टी ने पहले भी विरोध किया था और आगे भी हम विरोध करते रहेंगे। JPC का गठन जरूर हुआ था, लेकिन JPC को जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरह से चलाया गया, जिस तरह से विपक्ष की बात नहीं सुनी गई, विपक्ष के सदस्यों को उनको बाहर कर दिया गया, ये पहली बार हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर सरकार JPC बनाती है, उसके बाद विपक्ष को ना सुनती है, ना दूसरे विचारों को शामिल करती है, ये मनमाना है। लेकिन समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास
जो वक्फ बिल संशोधन है उसको लेके बहुमत भी नहीं है, क्योंकि जो उनके सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं उनसे एक राय नहीं रखते हैं। अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पे पहले भी विरोध कर रही थी, आगे भी विरोध करती रहेगी। किसी अन्य व्यक्ति का या वक्फ से जुड़े व्यक्ति का क्या कहना है उस पर समाजवादी पार्टी को अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी वक्फ संशोधन बिल का विरोध करती थी, करती है, करती रहेगी। अब समय आ गया है कि सरकार इस तरह की गुंडागर्दी और खुलेआम दी जाने वाली धमकियों पर सख्त कार्रवाई करे। शाहीन बाग की साजिश फिर से दोहराने नहीं दी जा सकती। ऐसे तत्वों को बेनकाब करना और देश की एकता व अखंडता को बचाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। क्यों धमकी दिया जा रहा है, सोची समझी क्या रणनीति है। जबकि इस कानून को बनाने के पहले सरकार ने खुद स्पीकर साहब से आग्रह किया कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ को सौंप दिया जाए और जिससे कि डिटेल डिस्कशंस हो जाए, एक डिलिब्रेशंस हो जाए, स्टेक होल्डर के साथ बातचीत हो जाए और उस बातचीत के बाद जब अब ये 428 पेज की हमने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, सरकार उसको अडॉप्ट करके अमेंडेड कानून लाने पे विचार कर रही है। तो इतना कोई कानून बनाने में कभी इतने लेवल की एक्सरसाइज नहीं हुई है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने जितनी एक्सरसाइज की है शायद पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में इतने घंटे, इतने स्टेक होल्डर्स, इतने विटनेसेस के साथ नहीं हुआ। इस साजिश कांग्रेस के द्वारा चल रही थी कि इस पूरे देश को वक्फ बनाने की, और कोई बड़ी बात नहीं होती कि 20 साल बाद ये कहा जाता कि ये पूरी संपत्ति, ये पूरा भारत वक्फ की संपत्ति है और यहाँ रहने वाले सभी नागरिक बंगाल की खाड़ी में चले जाएं। इस तरह की चीजों को रोकना ही सरकार का कार्य होता है। जिस तरह से गलत कानून बना था, उस कानून को सही करने का कार्य भारत सरकार कर रही है। मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, आपने तमाम प्रतिक्रियाएं भी सुनी, रिपोर्ट को भी समझा। अब हमारे मेहमान कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे, लेकिन एक बार फिर से इस तरीके की धमकी जो दी जा रही है कि भाई शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट अगर हो जाएगा तो कैसे, उसी तर्ज पर क्या याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब फिर से आप सभी को एक तरीके से बंधक के रूप में बना दिया जाएगा कि वहाँ प्रोटेस्ट होता है, वहाँ सड़कें जाम हो जाएंगी। लगातार ये प्रोटेस्ट अगर चलता रहा तो इससे देश को भी तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जब सभी के साथ डिस्कशन किया जा रहा है, सभी से उनके रिएक्शंस लिए जा रहे थे, सभी से उनके सुझाव लिए जा रहे थे, उसके बाद अगर संशोधन हो रहा है उससे भी क्या परेशानी है, इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे गेस्ट आएंगे। लीजिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो गेस्ट आए हैं, मेहमान हैं, उनका मैं स्वागत भी करना चाहूंगा। हमारे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता भी हैं। लीजिए, आलोक वत्स हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। अमित तिवारी जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। हमारे साथ अशोक यादव जी भी हैं, प्रवक्ता सपा के, आपका भी धन्यवाद, आप भी यहाँ पर हैं। और विकास जोगी जी है, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका धन्यवाद। साथ ही साथ रमजान चौधरी जी, मुस्लिम स्कॉलर, भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चलिए, इसके समीकरणों के बारे में जानते हैं कि आखिर एक प्रोटेस्ट अगर होगा इसको लेकर तो किस बात को लेकर होगा। सबसे पहला रिएक्शन यहां पर जान लेते हैं आलोक वत्स जी द्वारा। आलोक जी, एक संशोधन की बात कही जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वक्फ के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं, लेकिन फिर अब एक सही दिशा में इसको चले जाना चाहिए था। असीमित शक्तियां किसी के हाथ में दे देना ये तो संभव नहीं है। पिछली सरकारें अगर करती आई हैं तो क्या उसको आगे बढ़ाया जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? अब जो एक तरीके से दोबारा प्रोटेस्ट की धमकी देना, और ये प्रोटेस्ट किस तर्ज पर जा सकता है ये हम सब भली भांति जानते हैं। इसको किसानों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, पर यह है कोई किसानों का आंदोलन? देखिए शिवम जी, वक्फ बोर्ड पर प्रॉपर एक्सरसाइज करके तब उसके बिल को पार्लियामेंट में लाया जाने की कवायद हो रही है। 22 नंबर पे 7 आदमी थे मुस्लिम समुदाय से भी उसमें, और सब लोगों ने कितने बहुत दौर की मीटिंग की, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को परखा, समझा, तोला, नापा, और तब जाके उसको अंतिम प्रारूप दिया गया है। और जिस मेजोरिटी से वो वक्फ बिल पास हुआ उसके बाद उसको आगे भेजने की कवायद हुई। आज
अगर आप मनमानी चाहते हैं और पुरानी जैसा अंधा कानून था कि वक्फ ने जिस जमीन की ओर देख दिया वो जमीन उनका हो गया, वो कोर्ट में भी चैलेंजेबल नहीं थे। ऐसी असीमित पावर, ड्रैकोनियन पावर्स तो नहीं दिया जा सकता है। आपको शायद विदित होगा, पता भी होगा, और यहाँ जितने भी संभ्रांत नागरिक ये डिबेट करने आए हैं उन सबको भी पता होगा कि वक्फ सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी अथॉरिटी है जिसके पास भारत का सबसे ज्यादा जमीन है। और वक्फ बोर्ड में महिलाएं नहीं थी, अन्य धर्म के लोगों को कोई जगह नहीं थी। इन सब चीजों को बदला गया है और उसको आंसरेबल किया गया है। हजारों हजार एकड़ वक्फ की जमीनें हैं। ये कहा गया था कि जो गरीब मुसलमान हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको वक्फ बोर्ड आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो जो इनके हजारों हजार एकड़ में जंगलें उगी हुई हैं, सांप छुछुंदर का वास बना हुआ है, उससे किस गरीब मुस्लिम का फायदा हो रहा है, ये तो मेरी समझ से परे है। और बहुत सी जगहों पर इन्होंने दूसरे चीजों को भी अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है। तो अब वो समय खत्म हो चुका है। अब इस पर साफ सुथरी कवायद होगी और वक्फ बोर्ड भी आंसरेबल होगा अपने कृत्यों के लिए। ठीक है। ड्रैकोनियन पावर्स और डिक्टोरियल पावर्स से आपको नहीं चलने दिया जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। जिस तरीके की ये धमकियां दे रहे हैं हाँ, कि हम शाहीन बाग कर देंगे, हाँ, तो ये आपको बता दें, हाँ, एक शाहीन बाग हो गया नरेंद्र मोदी और योगी जी के राज में, अब दूसरा शाहीन बाग होने की कवायद नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए, यहां पर कांग्रेस का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। अमित तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? फिर से क्या आवश्यकता है धरने, प्रदर्शन और देश को एक तरीके से रोक देने की? भाई, प्रोटेस्ट किस बात का? असीमित शक्तियां तो नहीं दी जा सकती। ड्रैकोनियन पावर जिसका जिक्र यहाँ पर आलोक वत्स जी ने कहा, ड्रैकोनियन पावर्स तो किसी को नहीं होनी चाहिए। किसी को भी असीमित शक्तियां, कोई ऐसा हकदार क्यों बन जाएगा? कोई भाई, क्या हिंदुओं को ऐसी कोई सुविधा है क्या जो मुसलमानों को ही मिलती रहे? देखिए शिवम भाई, डेमोक्रेसी में धरना प्रदर्शन जो भी व्यक्ति करेगा डेमोक्रेटिक नियमों के तहत ही तो करेगा। जहां तक बात रही वक्त को लेकर के, जो जेपीसी बनी, जब वो सदन में पारित नहीं हुआ, फिर जेपीसी बनी। जेपीसी में जो कुछ भी सरकार के द्वारा जो भी हस्तक्षेप किया गया, कि रिपोर्ट को काट छांट करके पेश किया गया, वो जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं हमने ये रिपोर्ट नहीं दी, फिर भी वो रिपोर्ट रखी हुई है, सरकार उस पर परिचर्चा करने के लिए नहीं तैयार हुई, उस चीज को विपक्ष को बिना सुने पेश कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि देश में डेमोक्रेटिकल राइट्स हैं और डेमोक्रेटिकल राइट्स के जरिए ही लोकतांत्रिक दल हैं वो की बातें फोरम पर रखते हैं। अब चूंकि सरकार अपनी सत्ता की मस्ती में इतना मस्त है, इतनी हुकूमत में इतने तमगे उसको हासिल है, 400 पार नहीं 240 तो है ही, 60 गांठ करके तो बनी हुई है, उसको इतनी असीम पावर प्राप्त है कि वो किसी पर चर्चा परिचर्चा नहीं करना चाहती। वो चाहे जो भी इशूज हो, चाहे आप वक्त को ले लो, जेपीसी में जो भी परिवर्तन बदलाव हुए, जो मेंबर्स हैं वो कहते रहते हैं कि हमने जो रिपोर्ट दी वो नहीं है इसमें, फिर भी नहीं सुनने वाला। तो सरकार के पास संवादहीनता की स्थिति है। किसी भी विधेयक या यही काम किसानों के साथ था कि वो अपना पारित करके ले आए, उनके साथ संवाद नहीं स्थापित कर सके। देखिए भारतीय लोकतंत्र में ठीक है, आप लेकिन एक बात है, इसको किसानों से, इसको तिवारी जी किसानों से जोड़ना क्या ठीक है? और मतलब चलिए मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मतलब किस बात का वक्फ, किस बात का मतलब ये आप सोचिए, क्यों क्या देना उसको, पावर क्या देनी, क्यों देनी? शिवम भाई सुनिए, तो मैं किसी को पावर देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ राइट्स की बात कर रहा हूँ कि जो संवादहीनता की सरकार की स्थिति है, सरकार किसी विपक्ष से तो बात कर सकती है ना, विपक्ष भी सदन में वो बात कर सकती है, चर्चा परिचर्चा कर सकती है, लेकिन सरकार क्यों नहीं करती? दूसरी बात, इस देश में लोकतांत्रिक मर्यादा के अंदर रहकर हर किसी को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति है। नियम का जो उल्लंघन करेगा उसके लिए नियम कानून अलग बने हुए हैं, तो हमें इस पे जाना ही नहीं चाहिए। हम सिर्फ इस बात को जानते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि जेपीसी की जो रिपोर्ट थी उसमें जिस प्रकार सरकार ने छेड़खानी की है,
जिस प्रकार से काट छांट करके सदन में पेश किया गया है, उसका विरोध कांग्रेस कल भी कर रही थी, आज भी कर रही है। और जब तक इस बात को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाएगा जेपीसी के पास, तब तक वो चीजें नहीं आएंगी जो जेपीसी के सदस्यों ने उसमें लिखी हैं। ये बात कांग्रेस बहुत प्रमुखता से स्पष्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन इसको फिर से अब जंतर मंतर ले जाना और उसके बाद प्रोटेस्ट करना, उसकी ठीक है, मैं आपकी बात को समझ चुका हूं, आपकी बात को समझ चुका हूं। आप कह रहे हैं कि भाई चलो उनको संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बात अगर दोनों तरफ से करनी चाहिए, लेकिन वक्फ से तो वैसे ही सारे हर कोई परेशान है। असीमित शक्तियों की तो प्रॉब्लम थी, अब उस पार्टी से किस बात का संवाद है? हाँ, आप लोगों से संवाद होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। शिवम भाई किसी से कोई संवाद नहीं है, लेकिन विपक्ष का अगर मेंबर जेपीसी में है तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? ठीक है, क्यों नहीं सुनी गई? नहीं, चलिए उस पॉइंट पे भी आऊंगा कि भाई एक्चुअल विवाद किस पॉइंट को लेकर है। समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ इस वक्त है, मैं चाहता हूं विपक्ष भी अपना रिएक्शन दे दे। सबसे पहले अशोक यादव जी, अब क्यों प्रोटेस्ट? सब कुछ हो गया, जेपीसी हो गई, उसके बाद अब बिल्कुल एक इनका जो महीना चल रहा है रमजान की बात अगर कही जाए, उस दौरान किया जाए तो ये बड़ा एक सेंसिटिव मुद्दा नहीं बन जाता है कि भाई ये समय का चुनाव, और साथ ही साथ इसको राजनीति से भी जोड़ दिया जाए और फिर कहा जाए हमारे से हमारे हक छीन लिए जा रहे हैं, शाहीन बाग जैसा कुछ कर लेंगे, इस तरीके की धमकियां सामने अब आ जाएं तो क्या होगा? ये शिवम जी, आपने कहा कि जेपीसी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब जेपीसी का सरकार ने सिर्फ एक उस पे अमली जामा पहनाया था। जेपीसी का जो ओरिजिनल जो अस्तित्व होता है या जो जेपीसी के रिपोर्ट का मतलब होता है, वो उसके मतलब मायने कुछ नहीं उस रिपोर्ट में। आप किसी भी विपक्ष के सांसद का जो उस कमेटी का सदस्य था, एक सिंगल ऑब्जेक्शन उसका किसी भी अमेंडमेंट पे न तो स्वीकार किया गया और न तो उसके किसी बात को सुनी गई, और उसके बाद कहा जा रहा है कि जेपीसी की रिपोर्ट है। ये तो भाजपा की रिपोर्ट है, जेपीसी का नाम खाली दिया जा रहा है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ताकि दुनिया देश को दिखाने के लिए हमने भैया जेपीसी बनाया था। दूसरी बात आपने कहा, आप ये बताइए, सरकार जिसके हक और हकूक को के ऊपर डाका डालना चाहती है, उसके खिलाफ कानून बनाएगी और कहेगी हम तो आपके हितों को ध्यान में रख के ये कानून ला रहे हैं। आपको याद होगा किसान कानून जब लाए गए थे, 3 किसान कानून, बिना चर्चा के, बिना बहस के, उसके बाद क्या कही सरकार? नहीं, अरे ये तो किसानों, आप मुझे आप देखिए, आप एक बात बताइए, आप यादव जी, आप कह रहे हैं हक और हकूक, किस बात का हक, किस बात का हकूक? ये तो एक तानाशाही नहीं, ड्रैकोनियन पावर्स नहीं, किस बात का हक? आप बताइए, किसी की मस्जिदें छिन जाएंगी क्या? किसी की ऐसी कोई प्रॉपर्टी छिन जाएगी क्या? असीमित शक्तियां, जो कि आप पहले से जानते थे, वक्फ को अनलिमिटेड पावर जो दी गई थी, किसी की प्रॉपर्टी अगर वो क्लेम करता है तो वक्फ बोर्ड में जाकर आपको उसके बारे में पैरवी करनी पड़ेगी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। अब इसमें हक हकूक छीनने वाली क्या बात है? अब वो देखो, बदरुद्दीन जैसा व्यक्ति, उन्होंने कह दिया कि भाई पार्लियामेंट भी, कभी दिल्ली एयरपोर्ट भी, ये भी कोई वक्फ की प्रॉपर्टी थी, ये सब कुछ हमारा है। तो फिर ऐसे व्यक्ति के हक हुकूक या फिर ऐसी सोच रखने वाले लोगों के हक हुकूक की बात आप करते हैं, कैसे? क्या मतलब, इसमें क्या पॉइंट है? इसमें ड्रैकोनियन पावर कहां से बात आ गई? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं ना, ड्रैकोनियन पावर ये चीज, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आपकी जमीन है, मैं आपको समझा देता हूं यादव जी, मैं कहता हूं किसी भी फैसले खिलाफ न्यायपालिका खुली हुई है। अच्छा, वक्फ का कोई फैसला अगर गलत है, उसके खिलाफ उनके उस फैसले का न्यायालय में समीक्षा होती है। तमाम मुकदमे पड़े हुए हैं शिवम जी, जो वक्फ के खिलाफ न्यायालयों में चल रहे हैं, और ये ड्रैकोनियन पावर ऐसा नहीं कर सकती कि वक्फ के फैसले खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, तो मतलब समीक्षा होती भाई साहब। नहीं, समीक्षा क्या है कि भाई अब किसी, आपकी मान लो किसी की जमीन पर उन्होंने बोल दिया ये जमीन ये वक्फ की है, तो सबसे पहले वक्फ के सामने जाके उसको प्रूफ करना है कि नहीं करना है? यादव जी देखिए, वक्फ के सामने क्या प्रूफ करना है? आपने जो कहा, वक्फ के सामने आपको प्रूफ करना है। हाँ, लेकिन इसे कहते हैं ड्रैकोनियन। आप किसी की जमीन पर कहेंगे ये जमीन मेरी है, मैं कब्जा करता हूं, और आपके सामने उस व्यक्ति को कब्जा प्रूफ करना है कि ये जमीन उसकी नहीं है, उसकी मतलब आपको बताना पड़ेगा, तो ये कैसे होगा? ये ड्रैकोनियन इसको कहते हैं। ड्रैकोनियन नहीं शिवम जी, ये देखिए, इसमें आप अगर वक्फ किसी की प्रॉपर्टी को कह रहा है हमारी प्रॉपर्टी, उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में जाइए भाई, अब बताइए कि हाँ ये हमारी जमीन के ऊपर कब्जा किया। हाई कोर्ट खुला हुआ है, आप जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल, उसके ऊपर नहीं, पर ये थोड़ा मुझे नया समझ में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से, जब मैं तो समझ में ही पा रहा हूँ कि केवल वक्फ के सामने ही उसको अपनी पैरवी करनी पड़ती है। चलिए, हमारे साथ रमजान जी भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं विकास जोगी से उनका रिएक्शन ले लेता हूं। इतना सरल है, इतना आसान है क्या? केवल कोर्ट में चले जाएं और फिर आपको बात अपनी समझ में आ जाएगी कि भाई आपकी हक की जमीन आपको मिल जाएगी? जोगी जी, इनके रिएक्शंस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अगर हम एक पीछे लेके जाएं तो नेहरू जी 1954 में वक्फ एक्ट लेकर आए, जबकि
फिनिश ऑफ बर्सिप एक्ट उनको लाने में इतना सोचना पड़ा कि वो 1991 में लेके आए। वक्फ के पास संपत्ति अगर हम देखते हैं एक आंकड़े के हिसाब से 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत है और लगभग इतनी ही मुझे लग रहा है गैर जो संपत्तियां दर्ज नहीं है वो भी इनके पास है। तो आज मैंने ये खुद सुना था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खालिद सैफुल्लाह रहमानी जी बोलते हैं कि इससे मुस्लिमों का हक छीना जाएगा, मुस्लिमों के साथ ये हो जाएगा। वही अपना रोना इनको लगातार ये कहीं ना कहीं देश के नौजवान युवाओं को फिर शाहीन बाग की तरह देश में भड़काना चाहते हैं और देश का फिर माहौल खराब करना चाहते हैं। पहले अगर मान लो मैं मानता हूँ कि बीजेपी संसद में सीधे पास करा देती और पास कराने के बाद में वक्फ बोर्ड पर कुछ संशोधन हो जाता तब तो इसकी हकदर्मिता हो सकती है केंद्र सरकार की, लेकिन उन्होंने विपक्ष की ही मांग पर विपक्ष ने ये मांग की कि हमें जेपीसी के तहत ये बिल जाना चाहिए, उसके बाद उसमें विचार हो विमर्श हो, उसके बाद में कानून में कोई संशोधन हो। ठीक है। और वही सारी चीजें केंद्र ने इस चीज को अपनाई। दूसरा इसमें अगर हम देखते हैं होता क्या है कि 13 और 14 मार्च पूरे देश के हर कोने में होली का एक बड़ा अच्छा त्योहार गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर मोड़ पर मनाया जाएगा और उसी 13 मार्च को इस जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड को लेकर जो आंदोलन करने की इन लोगों ने योजना बनाई है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों की जिनकी राजनीति खतरे में है उनको सह दी और उनकी मदद करी और जाकर 13 मार्च पर अब आंदोलन करें। पूरे देश के मुस्लिमों को वहां पर बुलाने की अपील की गई, चाहे वो अरशद मदनी हो, चाहे अगर सिया धर्मगुरु लखनऊ में शुक्रवार लेकिन अब आप कह रहे हैं 17 को, अब कह रहे हैं 17 को करेंगे होली के चक्कर में कि काफी लोग नहीं आएंगे, लेकिन एक मिसकम्युनिकेशन तो बहुत तगड़ा हो ही चुका है। कर क्यों रहे हम कर क्यों रहे भाई, संसद से बड़ा कहीं कुछ है, हम कर क्यों रहे? हमारा जेपीसी में जब ये हमारा बिल चला गया तो हमको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि आंदोलन हमें इसलिए करना है कि देश को फिर मिसगाइड करना है, देश के युवाओं को मिसगाइड करना है, कहीं ना कहीं फिर वही सारी चीजें पुरानी बनेंगी और बनने के बाद में फिर सारी स्थिति वही निकल के आएगा, जगह जगह दंगे भड़के, माहौल खराब हो, शहर का देश का इस पूरे विश्व में छवि खराब हो, भारत देश की यही चाह रहा है। और मैं एक छोटा सा आपको लेके जाता हूँ इन लोगों की मानसिकता के ऊपर। 2007 में औरंगजेब की 300वीं वर्षगांठ मनाई जाती है और उस औरंगजेब को रहमतुल्लाह अल सलेह बोलेंगे, औरंगजेब अपना इनका आदर्श मानेंगे इनको और वही इनका एक साथी महाराष्ट्र का अबू अजमी उनको जो अपना शासक अपना आदर्श ना जाने क्या क्या मानते हैं, ऐसे लोग इनके शासक, ऐसे लोग इनकी मानसिकता को इनको अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर यही कोई उल्टा देखा जाए इनकी तरफ तो अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खाना, कृष्ण भक्त ऐसे लोगों को इग्नोर करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम इनके आदर्श होने चाहिए लेकिन उनको नहीं मानेंगे। बस किसी भी तरीके से देश बढ़ना चाहिए, देश में ऐसी स्थिति बने कि देश आग में झोंक दिया जाए। खराब बिल्कुल। दारुल उलम नवदतुल उलमा के 7वें चांसलर मौलाना अबुल हसन अली हसन नदवी अली मियां, इन्होंने खुद ये बात बोली है कि इस पूरे देश में 3300 मस्जिदें ऐसी हैं जिनको खुर्द-बुर्द कर मंदिर के ऊपर बनाई गई हैं। तो इनके सारे लोग हैं लेकिन इस बात को मानने की मनोस्थिति में नहीं है। जिन लोगों की राजनीतिक धरोहर खत्म होने की स्थिति में वो ये चाहते हैं कि दोबारा से शाहीन बाग सीएए को लेकर ऐसे कानून को जो मतलब एक राजनीति जो अपनी जमीन कब्जाने की शक्ति और राजनीति दोनों को चमकाने का मौका मिले, दोनों चालू रखने का मौका मिले। रमजान चौधरी जी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। रमजान जी, फिर से एक प्रोटेस्ट की यहाँ पर ज़रूरत क्या पड़ती है? और दूसरा ये किसके हक की लड़ाई की बात कही जा रही है? क्या ये मुसलमानों की हक की लड़ाई है या फिर ये चंद जो रसूखदार हैं जो कह लीजिए लैंड जिहाद भी कर लें और कब्जा करते हैं, इस तरीके के काम करते हैं, उनके हक की लड़ाई है? किसके हक की लड़ाई है ये? शिवम जी देखिए, लड़ाई तो वक्फ बोर्ड की है ये। अब कौन इसके लिए खड़ा हो रहा है ये अलग बात है। कई बातें मेरे पैनलिस्ट जो साथी थे उन्होंने कहा कि लड़ाई लड़ना या संवैधानिक तरीके से कोई प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह नहीं है, कभी भी गुनाह नहीं है। अगर कोई बात नहीं सुनी जा रही है तो संविधान में प्रावधान रखा है कि उसको आप सड़कों पर आकर कह सकते हैं। हाँ, उसमें कोई गैर कानूनी गैर संवैधानिक चीज नहीं होनी चाहिए। रही बात शाहीन बाग या दूसरी चीजों का हवाला देना कि उस तरह की चीजें, शाहीन बाग भी संवैधानिक प्रोटेस्ट ही था, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। अगर हो और वो हुआ है बीजेपी के टेन्योर में, तो अगर कोई चीजें गलत हुई होती तो शायद बीजेपी एक ऐसी पार्टी है
जो गलत को बर्दाश्त नहीं करते। अब भी अगर प्रोटेस्ट होगा तो संविधान के तहत होगा और करना चाहिए। रही बात यह कि उसमें ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए, मफाद के लिए प्रोटेस्ट जैसी चीजों में झोंकना मुसलमानों को, वो अगर गलत तरीका अपनाते हैं तो मैं उसके कभी भी फेवर में नहीं रहा। दूसरी बात, शिवम जी, जिस तरह से चीजें तोड़ मरोड़ कर और हकूक को छीनने की बात हो रही है, ये सही बात है कि जब जिसका राज आया है उन्होंने अपनी ताकतों को दिखाया और अपने कब्जे में बहुत सारी चीजों को लिया है, जिसकी, और हमारे यहाँ देहात में कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज बहुमत है बीजेपी के पास, नफरत फैलाने की इंतहा हो चुकी है। कोई ऐसा परपंच नहीं बचा जो नफरत, देश को तोड़ने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। इन चीजों की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि किसान कितना मजबूर हो रखा है, जरूरत है कि भुखमरी आई हुई है, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, और तमाम महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर चर्चा होने की बजाय वक़्फ़ पर चर्चा हो रही है। पता नहीं किन किन चीजों पर चर्चा हो जिनकी जरूरत ही नहीं है। और सबसे ज्यादा हमारा हिंदू भाई पिस रहा है इसमें, जो इस पार्टी के सबसे चहेते हैं, वोटर हैं। तो तकलीफ इस बात की, ठीक है मुसलमानों को छोड़ दीजिएगा, मुसलमानों को वक्फ बोर्ड भी छीन लिया जाएगा, और छीन भी ले कोई वो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन कम से कम जो वोटर बीजेपी का परिपक्व पक्का वोटर है, कम से कम उनकी स्थिति तो सुधार दिए, उनको तो रोजगार का इंतजाम कर दीजिए। वहां महाराष्ट्र में जो महिलाओं के लिए वादे किए थे, दिल्ली में जो वादे किए, दूसरी जगह वादे किए, उन पर काम करें। मुसलमानों को एक तरह से आप बाहर निकालकर इस फ्रेज का हिस्सा ही छोड़ दीजिए। नहीं ठीक, आप कह रहे हैं ये कर लीजिए, अब ठीक है, चलिए आपकी बात कहने को है, लेकिन अब वक्फ बोर्ड वाली बात पे ही तो मुद्दा, जब जो मामला आएगा उसी पे चर्चा तो हम करेंगे। अब चर्चा आप संसद में कह रहे हैं कि भाई वहाँ चर्चा नहीं हो रही है, तो भाई कई मुद्दों पर चर्चा होती है। जो बात सामने आती है, जिसको पकड़ा जाता है, जिसको खींचा जाता है मीडिया के द्वारा, तो वो बात हाईलाइट होती है, ये बात भी सच है। लेकिन आपने कहा शाहीन बाग का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई उससे कोई परेशानी नहीं, बीजेपी की टर्म में हुई। अब देखिए 10 साल तो हो गए, 10 साल पार हो गए बीजेपी को, लेकिन आप ये बताइए कि शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट, सड़कों को जाम कर देना, अब सरकार को फर्क ना पड़े ना पड़े, लेकिन आम जनता को तो फर्क पड़ता है, जिसको ऑफिस जाना है, जिसको स्कूल जाना है, जिसका रास्ता बाधित किया जाता है, उस तरीके की परेशानी। केवल एक शाहीन बाग नहीं, हर जगह ऐसा करने की बात अगर ये कहेंगे। और वक्फ को किस बात की परेशानी है? उसको फिर वो जमीन पे अपने जितने पुराने अधिकार हैं वो वापस चाहिए। और क्या रमजान जी आप भी सहमत है कि वक्फ को पुरानी जितनी पावर है वो दी जानी चाहिए? पावर की नहीं है शिवम, ये प्रॉपर्टी एक खास समुदाय की है, मुस्लिम समुदाय की है। उनसे बात करके, जो दूसरी विपक्ष की पार्टियां, उनका मत लेकर हमसे बात ही नहीं हो रही। हमारी बात जो हो भी रही है तो वो रिकॉर्ड पर नहीं आ रही है, फिर क्या बात करना? अगर हमारी लाठी हमारी भैंस होगी तो फिर तो ना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई मकसद रह जाता है, ना संसद में जो रिपोर्ट पेश हुई है। आप देख लीजिएगा, जितने भी एविडेंस उसमें, जितने भी स्टेटमेंट्स हुए हैं, जिनको उनका जिक्र तक नहीं हुआ है उसमें, तो क्या फायदा उसका? इसी को लेकर तो हमारी आवाज है कि आवाज में बदलाव हो मत हो, बदले या ना बदले, बहुत सारी चीजें नहीं बदली गई हैं। क्या नौबत आ गई है कि अगर हम मस्जिदों को भी ढकने के लिए, शासन अगर मस्जिदों को ढककर कोई होली मनाने की बात कर रहा है, तो हम अपने इस देश को क्या कहें? अब मुझे बताइए ना, मस्जिदों वाला ढकने वाला मुद्दा अलग था, लेकिन मस्जिदों को ना ढकें, उस पर रंग लग जाए, फिर उसके बाद कोई आपत्ति ना हो जाए। क्या हमारे देश में हमारे एक साथी जो राजनीतिक विश्लेषक यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे कोई आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये सब चीजें, क्या औरंगजेब डिस्कस होना जरूरी है, जो बहुत पुराना, जिसके साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं? क्या आज ये मैं इसलिए मस्जिद की बात करूं, क्या उनका ढकना हमारे लिए शर्म की बात नहीं पूरी दुनिया में कि मस्जिदों को ढककर अगर होली मनाएंगे तो हमारा क्या वजूद है जो भाईचारे का, और जो हमारा नहीं, फिर मस्जिद में रंग लग जाएगा, मस्जिद में रंग लग जाएगा। लोकतंत्र को जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है कि यहाँ मोहब्बत है, भाईचारा है, मुस्बत सोच के साथ लोग रहते हैं। फिर तो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में क्या फर्क रह जाएगा? नहीं, ठीक है, वो पाकिस्तान भी क्या है, वो भी तो भारत का ही था, वो भी तो अलग हो गया ना। हम नहीं चाहते भारत में और पाकिस्तान बने। उसके बाद जो वहां स्थिरता आई है, राजनीतिक स्थिरता आई है, उसकी वजह से पूरे दुनिया में मस्जिद वाला मुद्दा अलग है, लेकिन इतना भाईचारा आप जो बता रहे हैं, उनका कोई वजूद इतना भाईचारा नहीं। क्या हम भारत के वजूद को भी पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान कैसे? ठीक है, वहां मजहब की तो राजनीति चल रही है, यहाँ पे इतनी नहीं चलती। देखिए जोगी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जोगी जी। अभी रहमान जी बोला कि मैंने औरंगजेब का जिक्र किया, मैं औरंगजेब का जिक्र बार बार करूंगा।
आप जो औरंगजेब को कुछ लोग शासक मानते हैं, उसे अपना आदर्श मानते हैं, ये वही औरंगजेब है जिसने अपने भाई का सर काटकर अपने पिताजी के सामने दिखाया था। उसको सर इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि उसने गंगा जमनी तहवीज की मिसाल पेश की थी। उसको ये पसंद नहीं आई। आप औरंगजेब को क्यों अपना आदर्श मानते हैं? आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को आदर्श मानिए, आप उस्मान खान को मानिए। रमजान जी, खान जो रमजान जी, गाजीपुर के रहने वाले, लेकिन ऑडियो रमजान जी का भी नहीं है। जाएंगे उन आतंकवादियों के घर पर शहादत करने। ये किस हमारा तरीके की आदर्श मुगल नहीं है, पठान नहीं है हमारा आदर्श। हमारे नेता, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, हम खुद आदर्श हैं, क्योंकि हमने मुगलों के खिलाफ 12,000 घुड़सवारों के साथ एक दिन में कुर्बानी दी है खानवा के मैदान में। क्योंकि जी आप समझिए तो नहीं इतिहास को, पढ़िए। ठीक है रमजान जी, नहीं औरंगजेब वाली बात पे ठीक है, जोगी जी की बात, औरंगजेब के परदादा से लड़ा हूँ। चलिए ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। नहीं कईयों के लिए तो है ना, कईयों के लिए तो है। हाँ नहीं, उन्हीं की तो नहीं छोड़नी। हिंदू समाज का मैं कह रहा हूँ रमजान जी, जो आप आइडियल पिक्चर प्रेजेंट करें रमजान जी, उसके हम खिलाफ थोड़ी ना है। आप चाहते हैं जैसा देश हो वैसा, उसमें हम उसके खिलाफ तो कोई भी नहीं है। आइडियल वर्ल्ड के खिलाफ कौन हो सकता है? लेकिन जो हकीकत है, जो औरंगजेब को पूछने वाले लोग यहाँ पर अभी भी जिंदा हैं, उसको पूछ रहे हैं, तो उनसे ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि कोई चाहेगा, कोई मुसलमान व्यक्ति चाहेगा उसका बेटा, उसके पास औरंगजेब जैसा बेटा हो? नहीं चाहेगा। ठीक है नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा उसका बेटा औरंगजेब जैसा हो। चलिए वत्स जी एक ठीक है, जोगी जी, हाँ नहीं वत्स जी का प्लीज, समय खत्म हो जाएगा। हाँ वत्स जी, आपका रिएक्शन। हाँ मैं रमजान जी की बात को सुन रहा था। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जैसा यहाँ व्यवहार हो जाएगा। पाकिस्तान में जिस समय आजादी हुई थी शिवम जी, हम उस समय वहां पर 18% थे, आज हम 1.5% पे आ गए हैं। और जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ था, यहाँ मुस्लिम भाई 14 करोड़ थे, आज ये 30 करोड़ के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो हमारे यहाँ अगर इनको शांति अमन चैन से नहीं रहने दिया गया, तो इतनी बढ़ोतरी इनकी पॉपुलेशन में कैसे हो गई? ठीक है, बिल्कुल। ये इस तरीके का व्यवहार आप नहीं किया, आपने पाकिस्तान में या बांग्लादेश में नहीं हो रहा हमारे हिंदुओं के साथ। और दूसरी बात जो विकास जोगी जी ने कहा कि आपका आदर्श, आपके लोगों का आदर्श, आपके बहुत से नेताओं का आदर्श, जो चादर चढ़ाने जाते हैं औरंगजेब की मजार पर, जो नारे लगवाते हैं कि बाप तो बाप ही रहेगा, और जिस तरीके का आप उनके साथ उनको आगे करके आप उनको राजा महाराजा की श्रेणी में गिनती कर रहे हैं, ये हिंदू कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल। क्या दिया कर जनेऊ तोल कर वो नाश्ता करता था, और आप बात कर रहे हैं। कतई हम उसको कभी भी किसी रूप में नहीं स्वीकारेंगे औरंगजेब को। हाँ बिल्कुल। और वत्स जी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ऐसी नफरत नहीं है। मैं कहता हूँ मुसलमान भी नहीं स्वीकारेंगे औरंगजेब को। वो उसको बाप, कोई बोलने वाला बाप उसको चाहे बोले, लेकिन कोई भी मुसलमान नहीं चाहेगा कि उसका बेटा औरंगजेब जैसी हरकत उसके साथ कर दे, बाप को पानी ना पूछ। चलिए ठीक है, अशोक यादव जी आपका कोई कमेंट फिर। देखिए शिवम जी, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा और अभी राजनीतिक विश्लेषक जी ने तमाम बातें की। आप ये बताइए, हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेता ने जो ऐसी गलत बयानबाजी शिवाजी महाराज के खिलाफ की हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, एक बात नहीं कहा। आप ये बताइए, अभी सुधांशु त्रिवेदी भाजपा राज्यसभा सांसद हैं और प्रवक्ता हैं पार्टी के, उन्होंने कहा ऑन कैमरा कहा कि शिवाजी महाराज ने 5 बार माफी जो मांगी उससे और औरंगजेब से। ये बताइए, ये बयान किसने कहा? ये बयान तो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा ना, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं इस बयान को चलाने की। अभी हमारे सांसद, हमारे विधायक ने, अबू हासिम ने महाराज शिवाजी महाराज पे कुछ नहीं बोला। उन्होंने औरंगजेब की बात इतिहास पढ़ करके बताई कि औरंगजेब के बारे में इतिहास में लिखा है। इतना भूचाल मचा हुआ है, लेकिन जिसने शिवाजी महाराज के खिलाफ बयानबाजी की, उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं। वो मंदिर बनवाए उन्होंने, औरंगजेब ने बहुत कुछ करवाया, अच्छा काम किया। सुधांशु जी के बयान को एक बार चलवा दीजिए। जो मंदिर तोड़े, निवेदन आपसे, सुधांशु जी के बयान को चलवा दीजिए। अशोक जी ठीक है, तो फिर जो औरंगजेब के फेवर में आपकी पार्टी की तरफ से बयान आता है, उसके समर्थन में है आप? औरंगजेब के समर्थन में? बिल्कुल नहीं समर्थन में। हाँ तो फिर क्या बोल रहे हैं? बयान को वापस लिया। हाँ तो फिर वही तो हुआ ना, गलती करी
गलती करी तो वापस लिया ना। औरंगजेब अब हमारा आदर्श नहीं हो आप सकता। भी वही गलती कर रहे हैं, आप भी वही गलती कर रहे हैं। आदर्श मीर अब्दुल हमीद हो सकते हैं। हाँ ठीक है, वही तो हम समझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं। औरंगजेब होना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने बाप को ना पूछे, अपने भाई का सर काट दे, उसको क्यों पूजा जाना चाहिए, उसकी तारीफ क्यों की जानी चाहिए? ऐसे कौन से एडमिनिस्ट्रेटर? ये तो डिक्टेटरशिप होती है ना, डिक्टेटर तो बहुत है, फिर तो हिटलर की भी बात हमें करनी चाहिए। और डिक्टेटर भी अच्छा अपना कार्यकाल कर लेते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। औरंगजेब क्या था, यही था। हाँ, दिनों के बाद एक सपा का प्रवक्ता ऐसा मिला है जिसने जमीर की बात की है। मैं इनको इस बात के लिए सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने कहा कि औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात है, जानना चाहिए, दूर तक जाएगी। हाँ जोगी जी, क्विक कमेंट आपका। हाँ, में औरंगजेब की 300वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। हाँ, सारे अधिकांश राजनीतिक लोग उस वर्षगांठ में जाते हैं अपना शोक मनाने, लेकिन जब डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, मुझ जैसा युवा आदर्श मानता है, उनके जनाजे में जाने में इनको घबराहट होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो 15 अगस्त 1947 में उन्होंने अपनी शहनाई बजाई, उनके जनाजे में ये लोग क्यों नहीं गए? 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाती है, सिर्फ वहाँ राष्ट्रवादी लोग जाते हैं, ना ही कोई स्कॉलर जाते हैं, ना कोई विपक्ष के ऐसे लोग जाते हैं जिनको वहाँ जाके उनके सांत्वना देनी चाहिए। और मैं फिर रिपीट करूंगा, आप लोगों से जो औरंगजेब के अपने आप को अनुयायी मानते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान खान का घर गाजीपुर में है। आप आजमगढ़ के आतंकवादी, गाजीपुर के आतंकवादियों के यहाँ सजदा करने मत जाओ, एक बार उस्मान खान जी के घर पर भी जाओ। बातों को हमने रिकॉर्ड किया, उनसे हमने रिटर्न भी उनके लिए, और उस पर हमारी कमेटी ने विचार किया और हमने रिपोर्ट भी 1 महीना पहले दे दी। और 1 महीने उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में आने के बाद, जहां सब स्वागत कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। और जो एक्ट आएगा वो वक्त के जो वाकिफ की मंशा है कि गरीबों को, विधवाओं को, बच्चों को, अनाथ को एजुकेशन में, हेल्थ में उसका फ़ायदा मिले, तो वो होने जा रहा है। तो 1 महीने के बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने पहले 13 तारीख को दिया और 13 के बाद अब 17 तारीख को। तो ये कोई कारण नहीं है, वो केवल एक देश में इस वक्फ की प्रॉपर्टी को जो केयरटेकर या मुतवल्ली, जिनके हितों पे कोई कुठाराघात होगा, जो खुर्द-बुर्द करते थे, एक जब बेहतर कानून आ रहा है तो उसको लेकर के जिस तरह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आखिर अब जो एक अमेंडेड या हमारी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से ऐसी कौन सी बात है कि जिसको ले करके उनके मन में कोई विरोध है या शंका है? कोई अगर ऐसा है तो उस रिपोर्ट को पढ़ ले तो सारी बातों का समाधान हो जाएगा। लेकिन सर सवाल ये है कि कह रहे कि शाहीन बाग की तरह जगह जगह हम प्रोटेस्ट करेंगे, इससे तो क्या मैसेज जा रहा है? क्योंकि एक तरफ तो सरकार समझाने की कोशिश करे कि दिस इज नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम, और दूसरी तरफ ये मुस्लिम समुदाय से ही जो ऐसे ये वोट्स हैं। अब इसका क्या करेंगे कि अगर हम पूरे देश को शाहीन बाग बनाएंगे? कोई कहते थे आर्टिकल 370, 35 ये खत्म होगा तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो देश में इस तरह की अफवाह या देश में इस तरह का एक माहौल पैदा करना चाहते हैं। सरकार की तो मंशा ये है कि जो वक्फ है वो एक अच्छा ट्रांसपेरेंट कानून बने, उस वक्फ की प्रॉपर्टी से लोगों को, आम आदमी को, पसमानदा को, गरीबों को उसका फ़ायदा मिले, और उस दिशा में हमने रिपोर्ट दिया। चलिए, आपने अभी जगदम्बिका पाल जी को सुना यहाँ पर, तो जेपीसी के चेयरमैन, और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। अब चलते हैं अपने बाकी मेहमानों के पास, सभी से पूछते हैं। तिवारी जी, हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वक्त जो हैं। तिवारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? और ठीक है, चलिए सबसे पहले आलोक वत्स, आपसे हमारा एक सवाल है। अब तो ये कमेंट जगदम्बिका पाल जी की तरफ से भी आ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे कि भाई अब आगे अगर कुछ होता है इस तरीके का प्रोटेस्ट तो जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? AIMPLB को या फिर उनको मानने वाले और भी बाकी मुसलमानों को? भी इसके खिलाफ इस तरीके की धमकी देंगे और इस तरीके की कवायद करेंगे कि हम फिर से शाहीन बाग जैसा एक्ट करेंगे, वो इसके लिए दोषी माने जाएंगे। लोकतंत्र है, 15/7 से ये बिल पास हुआ है, 15 लोगों ने फेवर में सपोर्ट किया, 7 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया, और पब्लिक डोमेन में 1 महीने से रखा हुआ है। आज इसके ऊपर इतने बड़े हंगामा करने की क्या जरूरत आन पड़ी है, मैं समझ नहीं पाया। 1 महीने तक आपने इसको स्टडी किया, सब जितने भी मेंबर हैं, किसी ने इस तरीके की बात नहीं की कि हमारी चीजों को इसमें दरकिनार कर दिया गया है। कोई भी एक आदमी का नाम बताएं जिसने पब्लिक डोमेन में आके कहा हो कि हमारी चीजों को नहीं। बार बार इस पर मीटिंग हुई, बार बार इस पर संशोधन हुए, बार बार उसमें चीजों को
समावेश करने की कोशिश की गई। अंत में 15-7 से वोटिंग में ये बिल पास हुआ जेपीसी के द्वारा और वो आगे भेज दिया गया सरकार के पास। अब वो उस पर इसका कानून बनाएगी और वो उसको लागू होगा। वक्फ बोर्ड की जो सीमित पावर्स थी, ड्रैकोनियन पावर्स थी, डिक्टेटोरियल पावर्स थी, उस सब का अंत होगा और लोगों को, गरीब मुसलमानों को आने वाले समय में उससे फायदा होता नजर आएगा। ठीक है जोगी जी, लास्ट कमेंट, शॉर्ट कमेंट आपकी तरफ से। शिवम जी, आपके चैनल के माध्यम से जो ये मुस्लिम धर्मगुरु है, चाहे मदनी जी हो, चाहे उलेमा जी हो, चाहे कोई भी हो, ये जो बार बार देश के युवाओं को फिर आग में इस देश की अखंडता, एकता को तोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, तो उन युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि आप सिर्फ जेपी वक्फ बोर्ड को एक बार जो संशोधन सरकार करना चाहती है, आपको हर जगह से उपलब्ध हो, पढ़े समझे, इन लोगों की बातों में नहीं आए, क्योंकि इस देश में अब इनकी दुकान बंद होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ इस मुस्लिम युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहते हैं, चाहे सीए कानून के नाम पर भड़काने का मामला हो इनका, चाहे एनआरसी को लेकर हो, चाहे 3 तलाक को लेकर हो। किस तरीके से मुस्लिम लोगों पर इन्होंने अत्याचार किए ऐसे धर्म गुरुओं ने, और उस अत्याचार के खिलाफ केंद्र सरकार मजबूती से खड़ी है। तो देश में सबका साथ सबका विकास को लेकर ये लोग काम कर रहे हैं, एक अच्छी सोच है इनकी, और केंद्र सरकार को भी, भाजपा के ये पैनलिस्ट है, इनको सरकार तक पहुंचाना चाहिए। भारत के संविधान के तहत ही ये देश चलेगा, ना कि किसी शरिया कानून से देश चलेगा। और देश चलिए समय इतनी अनुमति देता है। जोगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जोगी जी हमारे साथ, आपने साथ दिया और आपने जिस तरीके से समझाया, जोगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतना ही है। आलोक वत्स जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर करूंगा। तो दर्शकों, पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की धमकी आखिर क्यों, जब आपको जेपीसी का मौका दिया गया, आपको सुना गया, उसके बाद आप आरोप लगाएंगे कि हमारी हर बात मानी नहीं गई, तो वो मानी नहीं जाती, वो मनमानी कही जाती है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। रात को 8 बजे आपको क्या देखना है वो हम आपको बता देते हैं। प्रदोष सुरेश चव्हाणके जी के साथ मुद्दा संविधान से गद्दारी, दिल्ली को हाईजैक करने की तैयारी। देखिए रात को 8 बजे प्रदोष सुरेश चव्हाणके जी के साथ।